ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इनमें मेन जो है पॉइंट, एक टर्म आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इन स्ट्रिंग की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए लिख दीजिएगा टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। आप यदि बात करेंगे वायर के लिए, चेंज इन शेप लेंथ के फॉर्म में डेल्टा एल बाई एल। तो यदि कोई एक वायर को आप पुल कर रहे हो दोनों तरफ से, तो उसमें किसी भी सेक्शन में आप टेंशन देखेंगे तो यही एफ के बराबर होगा। और लेंथ बदल गया है और ये हो गया है एल प्लस डेल्टा खींचने पे। तो यहां हम बात कर रहे होंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए कह सकते हैं हम लोग पहले एफ बाई ए। और ये एफ वही कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। उससे अधिक एक्यूरेट आपके सोचने का तरीका होगा टी बाई ए। और इस पूरे शेप में हर एक जगह एक ही जैसा टेंशन है, हर एक जगह एक ही जैसा टेंशन है, तब ये उस स्ट्रिंग का स्ट्रेस कहलाए। और यदि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन होता तब ये फिर पूरे वायर का स्ट्रेस नहीं कहलाता, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है वो आपसे पूछा जाता। और अब यदि हम लोग यहाँ इनके लॉ के बारे में सोचें तो एक आ जाता है हुक्स लॉ, जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, या स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। और यहां एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह देते हैं। ये जैसे ये यंग मॉड्यूलस हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो इन जनरल आप क्या करें, यहां पर यूज कर ले ई। यदि यहां यूज कर लेते हैं आप ई और साथ में हो गया ये स्ट्रेन, तो तीन अलग अलग केसेस में इस कांस्टेंट के तीन अलग अलग फॉर्म हमें दिखते हैं, वाई बी एंड ईटा। अब सोचो यदि हम लोग बात करें कि इस रॉड के लिए या वायर के लिए हुक्स लॉ क्या कहेगा, ये कहेगा एफ बाई ए, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स यही एफ है, टेंशन भी एफ है, वाई यूज होगा डेल्टा एल बाई एल। मेन तो ये हो गया। फिर हम लोगों ने बात की कि यदि वायर के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन होगा तो वायर के अलग अलग सेक्शन में स्ट्रेस भी अलग अलग। यदि आपको चेंज इन लेंथ चाहिए
तो चेंज इन लेंथ कैसे लिख लेंगे? F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, ये चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले पे बहुत से क्वेश्चन आपको बनाने का मौका मिलता है। इस फॉर्मूले पर बहुत से क्वेश्चन आपको बनाने का मौका मिल जाता है। यदि आपके सामने में दो वायर दे दिया गया और इन दो वायर में एक को थिक दिखाया गया और दूसरे वायर के लेंथ बढ़ा लिया गया, लेकिन ये जो है ये थिन दिखाया गया, ये एल लेंथ, 2A एरिया, ये 3L लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मान लो इन्हें पुल करते हैं सेम फोर्स लगा के, और आपसे कहा गया कि इस एग्जाम्पल में ये बताओ कि ये जो रेशियो होगा चेंज इन लेंथ का, फाइंड रेशियो ऑफ इनलोंगेशन ऑफ वायर्स। तो देखो ना, ये भी इवन कह दिया गया while material are same, while material used are same, और फोर्स भी सेम लगा रहे हो। तो अभी अभी सॉल्व करते वक्त हमने 2 मिनट पहले क्या देखा है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा था, F बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल जो है ये हो गया था F इंटू हुक्स लॉ को, चूंकि आपको बार बार लिखना है, ये चैप्टर में मेन यही एक लॉ है जिसे आपको बार बार लिखना है। F इंटू एल बाई ए इंटू वाई, और अपने यहाँ जो सिचुएशन है इसके बेसिस पे डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो यदि मैं लिखता हूं डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू, पहले वाले वायर को 1 मान लेता हूं, दूसरे को 2, क्योंकि एफ और वाई तो सेम है, ये एल बाई ए का प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हम क्या लिख देंगे, एल वन बाई एल टू, और इसके साथ प्रोडक्ट में ए टू बाई ए वन। अच्छा बताइए, एल वन तो यदि एल था तो ये कितना था, 3L, और एरिया के लिए ए टू ए था और पहले वाले का एरिया था 2A। तो हमने रेशियो क्या देखा, 1/6। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन काफी दिखता है इस टॉपिक में। यदि कोई पॉइंट आपको लगे कभी भी कंफ्यूजिंग, तो बेसिक फॉर्म जो है हुक्स लॉ, वहां जाके आप काम करो। 2 बार हुक्स लॉ लिखो, 90% क्वेश्चन में डिवाइड कर दो, रेशियो कुछ भी पूछेगा वो आ जाए।
क्या इसमें अंश, क्या इसमें कोई पॉइंट फिर से समझाऊं? नो सर। वेदांत? नो सर। ठीक। वेदांत, पिछला वाला लेक्चर का वो देख लिया क्या? डाल दिया था ग्रुप पे लिंक। सर उसका रिकॉर्डिंग नहीं आया। अरे, लिंक तो डाला था मैंने उस दिन, तो रिकॉर्ड किया था शायद। कोई नहीं, यही बताया था, मेन पॉइंट यही है। बाकी आप सब लोग ये सोचो, यदि हम लोग एक वायर को जो कि एल लेंथ का है, ऐसे पुल करना शुरू करूं स्मूथ सरफेस पे, मास है m, लेंथ है l, ओरिजिनल लेंथ। एक काम करो, ये फोर्स यहां मत लगाओ, अभी ओरिजिनल लेंथ रहने देते हैं। आराम से सोचिएगा, यदि ये फील आप कर लें तो आगे बड़ा आसान हो जाता है। ये एक्सट्रीम है एक तरह से। आपने इसे क्या किया, इसे पुल करना शुरू किया, और पुल करना शुरू किया तो इसका लेंथ बदल गया, L प्लस डेल L अब दिख रहा है लेंथ। आपको डेल L क्या होगा यही बताना है। तो पहले क्वेश्चन आराम से आप देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में क्या विचार आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हुक्स लॉ हम जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है, ए यूनिफॉर्म है। सर हम हुक्स लॉ जानते हैं और हम लिख देंगे एफ बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल, और मैं भी कहूंगा अरे वाह क्या सोचा है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये एफ बाई ए कहाँ का स्ट्रेस है? एफ बाई ए कहाँ का स्ट्रेस है? क्या हर एक जगह यही स्ट्रेस है वायर में? सर आपने अभी अभी तो यही बताया है हमें, तो फिर डांट क्यों रहे हो? तो आपके दूसरा क्वेश्चन, यदि मैंने दोनों तरफ एफ लगाए रहते तो अब क्या होता? क्या ये कहीं जाता? तो ना, और इसका लेंथ हो गया होता एल प्लस डेल्टा एल। उस केस में ये वैलिड है, लेकिन इस केस में ये वैलिड नहीं है। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये। तो पहले सोचो, ये जो आपने एफ फोर्स लगाकर पुल करना शुरू किया, उस कंडीशन में एफ फोर्स लगाकर पुल करने वाले सिचुएशन में हम लोग ये कह सकते हैं
कि आखिर एक्सलेशन आने पे अंतर क्या पड़ा। तो आप यदि ऐसा होता तो यूं लिख सकते थे, दोनों तरफ फोर्स होता तो ये सही था, लेकिन इसके लिए ऐसा आप नहीं लिख सकते। फिर आपके मन में ये विचार आएगा कि सर यहां कैसे सॉल्व किया जाए, यहां कैसे सॉल्व किया जाए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले मुझे ये बताओ कि आप जब पुल कर रहे होगे एफ फोर्स से, यदि मास m है तो क्या एक्सलेशन नहीं दिखेगा स्मूथ सरफेस पे यदि है ये, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, F बाई m। अच्छा मान लो यहां से x सिरा, एक पीछे वाले एंड से x डिस्टेंस पर आ गए, इधर वाला मास कितना हो जाएगा और यहां टेंशन कितना होगा, उस टेंशन को ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके x लेंथ वाले टुकड़े को सिस्टम मान लेते हैं, और उसका मास हमें पता है, एक्सलेशन हमें पता है। सर मास कैसे पता आपको, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ से पता है। आप क्या लिखेंगे इसके लिए, T इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एक्स, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास इंटू ए। तो टेंशन आपको पता चल गया उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स इंटू एफ बाई एम, और ये हो गया एफ एक्स बाई एल। आपको एक्स पे डिपेंड करता टेंशन दिख रहा है, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन होगा, और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन होने का मतलब हो गया कि अलग अलग सेक्शन का लेंथ के चेंज अलग अलग होंगे। अब लेंथ का चेंज निकालें कैसे, ये भी तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे काम किया जाए कि लेंथ हमें पता चले कितना बदल रहा है पूरे रॉड का। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि पता करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए हुक्स लॉ कैसे लिखा जाएगा। हुक्स लॉ लिखने के लिए रास्ता देखो। हुक्स लॉ लिखने के लिए आपने क्या किया, जब रॉड को पुल किया जा रहा था तो हुक्स लॉ किसके लिए लिखोगे, पहले ये सोचा हमने। तो आपने कहा था x डिस्टेंस का आपको टेंशन पता है, तो हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेक्शन यदि हम ले लेते हैं तो वहां टेंशन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया होगा, ये जो dx टुकड़ा है। और वहां पर दोनों तरफ आप यदि देखें, क्योंकि वहां टेंशन लगभग एक जैसा मान लिया हमने, ये t और t, जहां टेंशन कितना x डिस्टेंस पे आप पता है, dx टुकड़ा आपने ले लिया। लेट dz इज चेंज इन लेंथ, ध्यान दीजिएगा इस टेंशन के कारण, चेंज इन लेंथ अब किसका, चेंज इन लेंथ इन dx पार्ट, ये जो dx पार्ट है ना उसका चेंज इन लेंथ है dz। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, t बाई a इक्वल्स टू y चेंज इन लेंथ dz बाई लेंथ,
ओरिजिनल dx, ओरिजिनल लेंथ dx है, और वो टेंशन के आने पर वो खींच करके कितना हो जा रहा है, dz उसमें बढ़ जा रहा है, dx में dz बढ़ जा रहा है। अरे सर ये तो आप दो बार d ला के दुखी कर रहे हो, तो कैसे काम करोगे? टोटल चेंज इन लेंथ चाहिए ना आपको, तो हुक्स लॉ तो एक साथ रॉड में लिख नहीं सकते, आपको अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आप जब एक सेक्शन में आ गए तो इस सेक्शन के लिए आपने सोचा dz चेंज हुआ है dx में, और जब यहां तक आ गए तो t का वैल्यू भी रख दो। t का वैल्यू हमने रख दिया f x बाई l, ये यहां था, यहां y लेते आए, यहां dx लेते आए, और देखो क्या मिल गया, dz मिल गया। और आपको यदि टोटल चेंज इन लेंथ चाहिए तो ऐसे जितने dz होंगे उनको समेशन में लेना पड़ेगा, और समेशन का ही दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन। x का वैल्यू कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से l तक, f बाई a l y, और इंटीग्रेट करते हैं तो l स्क्वायर्ड बाई 2। तो ये आ गया f बाई a y l बाई 2, ये आ गया टोटल चेंज इन लेंथ। ये काफी ट्रिकी है, आप इस बात पर गौर करो कि सेक्शन के टेंशन अलग अलग होने से हर एक अलग अलग सेक्शन में चेंज इन लेंथ अलग अलग हो, और किसी एक सेक्शन का इस हुक्स लॉ लिखो, वहां चेंज पता करो और फिर समेशन लो या इंटीग्रेट करो, तो पता चलेगा टोटल चेंज इन लेंथ। बड़ा सावधानी से आप स्टेप वाइज चलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। ये जब आपको दिखने लगता है मीन्स आपने इलास्टिसिटी के हुक्स लॉ को देखना शुरू कर दिया, हुक्स लॉ को देखना शुरू कर दिया। कार्तिक, ओके, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यदि हम इस बात पर गौर करें, यदि हम इस बात पर गौर करें कि स्ट्रेस पूरे वायर में एक जैसा जब रहेगा तो एक ही इक्वेशन हुक्स का लिख के हम चेंज इन लेंथ पता कर लें, लेकिन यदि स्ट्रेस अलग अलग सेक्शन का अलग अलग होगा तो स्ट्रेन भी अलग अलग सेक्शन का अलग अलग होगा, चेंज इन लेंथ भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह के दिखेंगे, भले ही सेम लेंथ वाले सेक्शन आपने लिया हो, डीएल डीएक्स 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 वाले, लेकिन उनमें जो चेंजेज होंगे, किसी में dz1, किसी में dz2, किसी में dz3, और उन सब का सम करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा। यहां सर्कुलर मोशन को यदि मैं रिलेट करना चाहता हूं इस टॉपिक में कभी बाय चांस, तो क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, एक बॉल है m मास का और इसे रिलीज किया गया, अभी ओरिजिनल लेंथ l है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो कभी न कभी तो ऐसा होगा कि जब बॉल ये नीचे से गुजरता दिखेगा आपको और इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, आपको ये बताना है कि इस मोमेंट पर ये लेंथ अब इलास्टिक है तो L प्लस डेल्टा एल हो गया, चूंकि स्टील का वायर होगा तो डेल्टा एल कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। आपको बताने को कह दिया गया कि डेल्टा एल बताओ क्या होगा, इसका यंग मॉडुलस दे दिया गया है और इसका एरिया दे दिया गया है वायर के क्रॉस सेक्शन।
तो रिकॉल करिए, यदि इसे आपको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, तो यहां पहले टेंशन के बारे में सोचना होगा। यहाँ mg तो दिख ही रहा है, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी कैसे नहीं दिखेगा, और v कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको दिखने लगा होगा √2gl, क्योंकि l में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग सॉल्व करते वक्त पहला पार्ट क्या लिख देंगे, सर्कुलर मोशन से t माइनस एम जी इक्वल्स टू mv² बाई l, m2gl/l, तो टेंशन हो गया 3mg। और हुक्स लॉ क्या लिखेंगे, T/A इक्वल्स टू y डेल्टा l/l, तो ये हो जाएगा 3mg/ay इंटू l। ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा l के बराबर हो गया। क्या आपको ये आंसर पता चल गया, हमने सर्कुलर मोशन एसोसिएट कर दिया, हमने हुक्स लॉ देखा और रिलेट करके डेल्टा एल पता कर लिया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन आपका ये था और यहाँ है सॉल्यूशन। अब एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, जो इस टॉपिक में आप देखते हैं कई बार चर्चा में आते हुए, और वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एन इलास्टिक वायर। अब यदि एक एक्सिस पे स्ट्रेस को रखें और दूसरे एक्सिस पे स्ट्रेन को रखें, स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ये देखते हैं वायर ऐसे आता है, और इसमें कुछ पॉइंट्स खास है देखने पर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब इन पॉइंट्स को समझो, ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ओ से ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, तो ए को कहते हो, ए पॉइंट जो है वहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेट लाइन बन रहा है y इक्वल्स टू mx। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्यों, क्योंकि ओ से ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, और हुक्स लॉ में क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन। अब सोचो बी के बारे में, बी के बारे में आप क्या कह रहे हो,
तो ए से बी जो है इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो बी पॉइंट के लिए कहते हैं ये इलास्टिसिटी की लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। मतलब ए से बी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा वायर, स्ट्रेस हटाओगे ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में जाने की सोचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सी जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसे झेल सकता है वायर, इसके लिए टर्म यूज करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और डी के लिए क्या कह देते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक का जो एलिमेंट का बिहेवियर होगा वो इलास्टिक बिहेवियर है, और उससे आगे का जो बिहेवियर है ये बिहेवियर कहलाता है प्लास्टिक बिहेवियर। ये इलास्टिक बिहेवियर था और ये प्लास्टिक बिहेवियर है। अब सोचो ना, प्लास्टिक पॉलीथीन जो लाते हैं सब्जी वब्जी यदि, तो उस प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है, आप खींचो साइज उसका बढ़ेगा, लेकिन वो अपने ओरिजिनल साइज में क्या वापस आ जाएगा, जबकि वो प्लास्टिक टूटा नहीं है, अब फट जाता है, वो वैसा नहीं है, अभी खींचा आपने साइज बढ़ते देखा, लेकिन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लिया तो अपने ओरिजिनल शेप में तो वापस नहीं आता वो प्लास्टिक का, पॉलीथीन का वो थैला। तो वो प्लास्टिक बिहेवियर को फील करो, वो क्या है कि शेप तो बदलेगा बहुत कम मेहनत से, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बावजूद भी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब समझ में आया? फिर से देखिए, ओ से ए प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन है वो वैलिड है, ए से बी के बीच में इलास्टिसिटी शो करेगा, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन है हुक्स का लॉ वो फॉलो नहीं करेगा। बी से सी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अब वो इलास्टिक रह ही नहीं गया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, वो डिफॉर्म रह जाता है। यहां पर ये जो स्लोप आप देखेंगे, यहां से यदि आप लिखते हैं tan थीटा, स्लोप ऑफ ओ ए, ये tan थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, यंग मॉडुलस के। यदि दो ग्राफ दिए गए अलग अलग मटेरियल के वायर के, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वाई ज्यादा है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। यदि आपसे कोई पूछ देता है कि ऐसे इन दो एलिमेंट के बारे में बताओ 1 और 2, यहां स्ट्रेस है और यहां स्ट्रेन है, कौन सा बेटर इलास्टिक है, कौन सा बेटर इलास्टिक है, यदि हमसे कहा जाए इस एग्जाम्पल में। ये तो ऊपर वाला कंसेप्ट तो हो गया,
यहां सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखने वाले हैं? स्लोप 1 ग्रेटर देन स्लोप 2, y1 greater than y2. Material 1 is better elastic than material 2. Material 1 is better elastic than 2. आपने मटेरियल के इलास्टिसिटी को कैसे जज कर लिया? तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाले स्लोप से। सर ये स्लोप कैसे आपको दिख रहा है? अरे y इक्वल्स टू स्ट्रेस इक्वल्स टू y इनटू स्ट्रेन, y हो गया स्लोप। यदि एक्सिस बदल दें, ऊपर वाले एक्सिस पे स्ट्रेन दे दें, तो आप स्लोप भी ऊपर वाले लाइन से देखना शुरू करिएगा। इसी ग्राफ में मैं एक लाइन एक 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 और इंक्लूड कर देता हूं, कर्व। आप जब देखते हैं कि सी और डी बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचते ही आगे बढ़ने पे तुरंत टूट जाए एलिमेंट, तो यदि ये क्लोजर है हाँ हेलो, हाँ सर, हम्म, ओहो हो, हाँ हाँ हाँ, मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके ओके, ठीक ठीक, और उसके बाद ऑफ कर दूंगा क्लास। ठीक ठीक, और वैसे ठीक है ना बुआ? ओहो, हम्म हम्म, चलिए चलिए, जय हो। ठीक सर, ठीक, मैं कर, हाँ मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप यदि बात करते हैं, दोनों अल्टीमेट स्ट्रेंथ और सी नजदीक है, तो ये जो मटेरियल होगा और जहां पर ये दूर हो, तब जो मटेरियल होगा, तो मटेरियल ये कहलाता है डक्टाइल, और ये कहलाता है, ये डक्टाइल मटेरियल एक हो गया, और दूसरा मटेरियल हो गया ब्रिटल। एक हो गया डक्टाइल और दूसरा हो गया ब्रिटल। अब अंतर कैसे करेंगे? ग्राफ को देख के उसे समझिए कि आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर गए और उसके बाद आप स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाते हो, तो साइज बदलता रहता है, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, डेल्टा एल बढ़ता जा रहा है, तो डेल्टा एल बाई एल जो है वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद स्ट्रेस बढ़ाए बिना वो लेंथ बदलता जा रहा है। अब एक तो ये होगा कि कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, और एक ये होगा कि नहीं, वो टूट जाएगा तुरंत। तो जो तुरंत टूट जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आगे बढ़ने पर, उसे ब्रिटल कह देते हैं मटेरियल। और जिनके आप देखें कि लेंथ बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है वाली स्थिति है और टूट नहीं रहा,
तो उनमें ये सी और डी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, तो उनको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। डक्टाइल मटेरियल के भी आप पीट पीट कर उसका चादर बना सकते हैं, चादर जैसा, मतलब प्लेट लंबा, या वायर बनाया जा सकता है। तो हमारे सामने आ गया मटेरियल चुनने के इस चित्र से रास्ते कि डक्टाइल है या ब्रिटल। तो सी और डी पॉइंट नजदीक हैं एक दूसरे के तो ब्रिटल, सी और डी पॉइंट दूर हैं एक दूसरे के तो डक्टाइल। ये ध्यान रखिए। और इस ग्राफ का जो स्लोप दे रहा है वो क्या दे रहा है? इस ग्राफ का स्लोप दे रहा है यंग्स मॉडुलस। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन। ये हो गया y इंटू स्लोप इंटू एक्स, वाई इक्वल्स टू mx। तो स्लोप y यंग्स मॉडुलस के बराबर आ रहा है। स्लोप ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा। इलास्टिसिटी ज्यादा का मतलब बच्चों के दिमाग में ये आता है, सर इलास्टिक रबर ज्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि फोर्स लगाते हैं खूब तेजी से उसका लेंथ बदलता है ना। इलास्टिक ज्यादा जिसके बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर शेप तो बदले, और बहुत ज्यादा फोर्स जो आपने लगाया उसके हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो स्टील जो होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, बशर्ते सिंपल इलास्टिक वायर के। इलास्टिक वायर तो खींचोगे तो उसका तो थोड़े ही ज्यादा ताकतवर फोर्स लगाने पे वो अपना साइज बदल लेगा, वापस भी नहीं आएगा, वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाएगा। लेकिन इलास्टिक वो जब स्टील वायर की बात करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगने के बाद भी उसके लेंथ में माइक्रोमीटर में चेंजेस हुए और फोर्स के हटाने पे वो ओरिजिनल शेप में चला है। जो आप रेलवे पटरियां यूज होते देखते हो, रेल लाइन, तो उनमें भी इलास्टिक मटेरियल चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना हेवी बॉगी गुजर रहा होता है जिसके कारण शिप में तो कुछ चेंज होगा और वो अपने ओरिजिनल शिप में वापस आ जाए। नहीं तो पता चला कि 10 बार ट्रेन गई और वो लेट सब सपाट हो गया रेल। तो कैसे काम चलेगा? कितनी बार लाइन बिछवाओगे? तो वो इलास्टिक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को देख पा रहे हैं और ग्राफ से 2-3 चीजें पता कर ले रहे हैं। सोचो, यहां एक टर्म आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स, और आप देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसे समझने के लिए ये हमने नेचुरल लेंथ वाला एक इलास्टिक रॉड को देखा, फिक्स किया, और आपने इसे खींचते हुए इसका जो लेंथ है x एक्सटेंड कर दिया है और फोर्स लगा रहे हैं F, और आप चाहते हैं कि यहां थोड़ा सा और आगे ले जाएं, और ये लेंथ अब हो जा रहा है, थोड़ा सा और आगे ले गए dx। ये जो आप वर्क कर रहे हैं इनलोंगेट करने में, ये वर्क डन कितना हो गया? f dx। और f कैसे लिखोगे? तो ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में हुक्स लॉ लिख रहे हैं, f बाई ए इक्वल्स टू y
x बाई एल। ये इस वाले सिचुएशन का हुक्स लॉ है। तो f का वैल्यू हमारे पास आ रहा है ए वाई बाई एल इंटू एक्स। जैसे जैसे लंबाई बदलोगे वैसे वैसे तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो बढ़ाते जाना पड़ेगा। अब डी डब्ल्यू कैसे दिख लेंगे? ए वाई बाई एल इंटू एक्स और इसके साथ डी एक्स। और ये वर्क डन जो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क आप करते हो खींचने में। तो मान लो खींचते हुए इसका जो हम ले जाते हैं चेंज इन लेंथ, तो x का वैल्यू पहले 0 था और x का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए डेल्टा एल तक। ये इंटीग्रेट होके क्या देने वाला है? ए वाई बाई एल और साथ में डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। इसको कैसे देखेंगे? 1/2 इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर। एक एल से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और एक एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू एल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें दिखने लगा, ये कितना दिखने लगा ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल को कह दे रहे हैं स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ए एल वॉल्यूम हो गया वायर का, और वॉल्यूम वायर का फिक्स ही रहेगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स लेंथ भी। हाफ इंटू, अब ध्यान से देखिएगा, y के साथ स्ट्रेन एक ले लिया आपने और एक स्ट्रेन को अलग रहने दिया, और इसके बाद वॉल्यूम तो है ही। बताइए y इंटू स्ट्रेन के लिए क्या कोई टर्म याद आ रहा है? स्ट्रेस, हुक्स लॉ से, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। ये पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, या कैपिटल यू यदि लिखना चाहते हो तो कैपिटल यू लिख देते हो इसके लिए। और एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी। इससे क्या फील आ रहा है आपको? ये हो गया एनर्जी बाय वॉल्यूम। और याद करो इसके लिए एक सिंबल दे रहे हैं स्मॉल यू। कई बार इसे यूज होता देखोगे, स्मॉल यू। और इस स्मॉल यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से नोट कर लो। ये ऐसा पॉइंट हो गया जिसे हमें याद रखना है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि एग्जाम में डिराइव करेंगे। जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं एनर्जी की चर्चा हो तो आईआईटी के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ एक टर्म है एनर्जी और दूसरा टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। जनरली लोगों को एनर्जी डेंसिटी याद रखने को कहा जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन आपको याद रहता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
और आपको यदि टोटल एनर्जी वायर में कितना है देखना हो तो वायर के वॉल्यूम से एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो यहां दो फॉर्मूले आ गए, एक तो आया है पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक आया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आपने कहा है एनर्जी डेंसिटी। कौन सा याद रखना आसान है? एनर्जी डेंसिटी यदि हम देखें तो उनको ध्यान रखना आसान है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी। यदि कोई पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बताएं प्लीज। हमने ये सोचा कि वायर को जैसे जैसे खींचेंगे ना तो खींचते वक्त फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो किसी समय जब एक्स ऑलरेडी इनलोंगेटेड है एल लेंथ का वायर, तो उस समय एफ हुक्स लॉ से निकाल दिया। सर इसमें आपने अलग अलग सेक्शन के अलग अलग, अरे भाई रॉड, अभी आप जब एक्स इनलोंगेटेड देखते हो ना तो आप राइट साइड एफ लगा रहे हो ना, तो लेफ्ट साइड वो दीवार एफ लगा रहा होगा। ये मत सोचिएगा कि सर आपने वो दीवार वाला तो वो कैसे, एक ही तरफ तो एफ था, तो दीवार थोड़े ना उसे जाने दे रहा है, फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं, दीवार के साथ बढ़िया आपने चिपकाया हुआ है। तो हम लोगों ने जो हुक्स लॉ अप्लाई किया उस समय पूरे वायर के लिए अप्लाई किया। तो एक्स था चेंज इन लेंथ और एल था ओरिजिनल लेंथ। तो वहां हमें जो एफ पता चला वो वेरिएबल नेचर का पता चला, वो तो हम खींच कर जानते भी हैं कि कोई इलास्टिक रबर को खींचते हैं तो हम जैसे जैसे उसके लेंथ बढ़ाते जाते हैं फोर्स बढ़ता जाता है। यहाँ वो हुक्स लॉ से पता चला, ये लीनियर रिलेशन था। और एफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, डेल्टा एल स्क्वायर बाई टू आ गया। उससे याद रखिए हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, जो आसान हो वो याद रखिए। कभी कभी हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाई टू वाई, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेन को आप स्ट्रेस बाई वाई में बदल देते हैं पहले वाले फॉर्मूले में, तो वो हो जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम। मैं उम्मीद करूं यहां तक आप समझ गए। एक पॉइंट आ रहा है, उसे ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट या स्टेटमेंट, कंसेप्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। ये एक ब्रेकिंग स्ट्रेस टर्म मिल जाता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस till then
string will not break, and when stress in string is higher than, when stress in string is higher than the value of breaking stress of material of the string, stress of material of string, then the string must break. और ये स्ट्रेस इन स्ट्रिंग इज, यहां थोड़ा और चेंज करूं, इवन स्लाइटली हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो हो गया जहां तक बचा हुआ है ऑब्जेक्ट नहीं टूटेगा, और ब्रेकिंग स्ट्रेस से इवन स्लाइटली हायर हो जाए स्ट्रेस का वैल्यू तो वायर टूट गया। आप फिर से सुनो ना, सोचो ना क्या कहना चाह रहा हूं, कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आयरन के लिए एक खास होगा उसका वैल्यू, कॉपर के लिए खास वैल्यू होगा, एल्यूमिनियम के लिए खास वैल्यू होगा। आप यदि कहते ये वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ा देता हूं या वायर की लंबाई बढ़ा देता हूं, मटेरियल सेम रखता हूं, तो वहां ऐसा क्या है जो कॉमन है जब ये वायर टूटेगा, तो उसका स्ट्रेस मटेरियल यदि सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से थोड़ा सा स्लाइटली भी ज्यादा स्ट्रेस यदि आएगा तो वो वायर टूट जाएगा। ब्रेकिंग फोर्स नहीं होता है प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब इसकी अंतर को समझो। आप सोचो एक वायर है एल लेंथ का, और उससे आप अपना झोला लटकाते हो, छत से लटकाया वायर और वायर से लटकाया झोला, झोला लटकाते ही वायर टूट गई। तो आप क्या करते हो अकलमंदी, उसी मटेरियल के 12 लेंथ का धागा लाके फिर से झोला लटकाओगे, क्या बच जाएगा तुम्हारा वायर? तभी टूट जाएगा। 3 लेंथ का वायर लाके झोला लटकाओगे फिर से टूट जाएगा। तो तुम अकल क्या लगाते हो कि भाई खींचने वाला फोर्स तो ये झोले का वेट mg है, तो आप प्रैक्टिकली क्या करते हो, अपने झोले को छत से टांगना है आपको, आपके पास धागा है वही मटेरियल, आप वायर को 2 फोल्ड कर देते हो, फिर ट्राई करते हो, या 3 फोल्ड कर देते हो, या 4 फोल्ड कर देते हो। जितने फोल्ड बढ़ाते हो उतने ही वो वायर मिल करके एक नया वायर बना, जिसका एरिया 2 गुना हो गया, एरिया 3 गुना हो गया, एरिया 4 गुना हो गया। एरिया बढ़ाने से अब जब हम mg/a देखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस का वैल्यू कम होता जा रहा है, mg तो सेम है। तो प्रैक्टिकली आप क्या देखते हो, वायर 2 फोल्ड या 3 फोल्ड कर देते हैं और फिर वही झोला लटकाते हैं तो वायर नहीं टूटता। तो 3 फोल्ड कर देने पर mg तो सेम है, ब्रेकिंग फोर्स तो वो जो फोर्स तोड़ना चाहता है वायर को वो तो सेम है, लेकिन नहीं टूटता। 3 या 4 फोल्ड कर दिया तो क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया, तो स्ट्रेस क्या होगा, mg/एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का बड़ा हो गया तो स्ट्रेस कम हो गया। ब्रेकिंग स्ट्रेस से जब नीचे चला आया तो उस 3 फोल्ड 4 फोल्ड वायर से जब झोला लटकाया तो वायर नहीं टूटा। क्या रचित, ओके, ये पॉइंट क्लियर?
यदि आप कोई वायर लेकर और आप हैंग करना चाहते हो किसी हेवी ऑब्जेक्ट को, और आपको लगता है ये वायर टूट जाएगा, तो आप उसी मटेरियल का लंबा वायर से नहीं लटकाओगे, तब भी टूटेगा, क्योंकि स्ट्रेस दोनों ही केस में सेम है, mg/a mg/a। लंबा वायर कर देने से नहीं बदला है स्ट्रेस, तो टूट जाएगी। आप यदि 2 फोल्ड कर देते हो, तो अब नए वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों मिल करके 2a हो गया, तो स्ट्रेस हो जाएगा mg/2a, शायद ना टूटे। तब भी टूट गया तो 3 फोल्ड कर दो, 4 फोल्ड कर दो, तो mg/4a ब्रेकिंग स्ट्रेस से नीचे आ जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस से नीचे आने पे फिर नहीं टूटेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस से यदि नीचे आ गया तो फिर नहीं टूटेगा। ये पॉइंट आप ऐसे सोच सकते हैं। यहां एक एग्जाम्पल देखिए। 12 लेंथ का स्टील का एक वायर था, और दो किनारों पर ये फिक्स था, और मिड पॉइंट पे एक ब्लॉक हमने उस वायर से बांध के लटका दिया। तो ये क्या हुआ, एक्स थोड़ा सा वायर नीचे आ गया, ये सिमेट्रिकल था। एल लेफ्ट साइड वाला, एल राइट साइड वाला। अब यहां देखिए थीटा आ गया, सिमेट्री से दोनों तरफ थीटा। मटेरियल का यंग मॉडुलस आपको पता है, मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड थीटा। थीटा इज स्मॉल, ये आपको कहा गया है, क्योंकि स्टील के वायर में 10 किलोग्राम लटका दोगे तो थीटा कोई 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, वो 2 डिग्री 4 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं, जब हमें ये सॉल्व करना है ना, ये कह देते हैं ये था ए बी वायर, बीच में जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने कह दिया मान लो सी। तो अब गौर करिए, हुक्स लॉ लिख रहे हैं और ए सी वायर, हुक्स लॉ फॉर ए सी वायर। हुक्स लॉ फॉर एसी वायर। अब इसमें क्या लिखते, जो भी टेंशन होगा, टेंशन कितना होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो अपॉन ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाय एल। अब ध्यान से देखना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एम, 2t cos, ऊपर देखो कंपोनेंट कितना, 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो गया, mg के। तो t किसके बराबर हो गया, mg/2 sin थीटा। और सोचो,
चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे? फिर से भूल ना जाए, फॉर एसी वायर देख रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ कितना दिख रहा है? एल, और ये नया लेंथ दिख रहा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम, माइनस एल। एल मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस एल। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया, एल 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस एल। तो चेक करिए ये क्या हो गया, एल प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एल, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहां से हमें पता चल गया डेल्टा एल बाई एल हाफ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एक्स बाई एल हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन 1 देख रहे हैं, इसमें ले जाके रख दो टी का वैल्यू इक्वेशन 2 से, और डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम 1 to 3, तो टी के बदले आ गया mg बाई 2 साइन थीटा इंटू ए इक्वल्स टू वाई। डेल्टा एल बाई एल के बदले हो गया 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा कितना हो गया, 2 दोनों तरफ से हटा दो, mg बाई ए वाई। यहां से साइन थीटा दिख गया, mg बाई ए वाई होल टू द पावर 1/3, और यदि स्मॉल एंगल है तो आपको थीटा दिख गया, mg बाई ए वाई होल टू द पावर 1/3। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। आप चैट कर सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर करूं? एक
पॉइजन्स रेशियो। ये डिफाइन कर देते हैं लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसके मीनिंग को डायग्राम से मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए, ये एल लेंथ है, एच हाइट है और बी विड्थ है। आप यदि फोर्स लगाते होंगे दोनों तरफ, तो लेंथ के बारे में आपको पता है कि ये इंक्रीज हो गया, और लेंथ यदि इंक्रीज हो गया तो हाइट के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बढ़ गया होगा, कि कम हो जाता है। बी क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी चर्चा कर रहे थे? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की चर्चा कर रहे थे। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना था? डेल्टा एल बाई एल। लेकिन यहां और भी स्ट्रेन है,
उस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो लेंथ के अलोंग जो फोर्स आपने आते देखा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यदि एफ है एक्स तो परपेंडिकुलर वाई और जेड होगा। जो स्ट्रेन है उसे लेटरल स्ट्रेन कह देते हैं, लेटरल स्ट्रेन। एक देखो माइनस डेल्टा एच बाई एच कह लो, एच कम हो रहा है इसलिए, और यदि दूसरा देखते हो तो माइनस डेल्टा बी बाई बी। और सोचो आपको क्या लगता है कि यदि मैं बात करूं कि डेल्टा एल बाई एल ज्यादा है तो क्या माइनस डेल्टा एच बाई एच भी नहीं ज्यादा होगा? तो डेल्टा एच बाई एच लेटरल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाई एच इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। उसी तरह देखो फिर के लिए माइनस डेल्टा बी बाई बी इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल। लंबाई ज्यादा बढ़ेगा तो विड्थ ज्यादा कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माइनस डेल्टा बी बाई बी वो मटेरियल के लिए सेम ही रहेगा, सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। तो आप सिग्मा का यूज देख रहे हैं, ये कब यूज कर रहे हैं आप? जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिया गया है लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया गया और लेटरल स्ट्रेन चाहिए, तो वहां सिग्मा का यूज होता है। और सिग्मा चूंकि एक जैसे क्वांटिटी का रेशियो है, तो आप कह दीजिएगा कि पॉइजन्स रेशियो इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी। पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको ये पता चल गया एक ही जैसे क्वांटिटी का रेशियो है। सोच के देखिए कि आपने खींचा रॉड को तो उसके लेंथ बढ़े, तो हाइट और विड्थ क्या हुआ, कम हुआ। आपको यदि रेशियो देख रहे हैं एक ही जैसे क्वांटिटी का, तो ये तो सोचना आसान है कि डायमेंशनलेस होगा। यूनिट नहीं दिया गया है, सीजीपीएम ने इसके कोई यूनिट नहीं रखे, क्योंकि डायमेंशनलेस को भी यूनिट दे सकता है सीजीपीएम। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम देखते हैं, डायमेंशनलेस है, फिर भी उसके यूनिट दे दिए गए, रेडियन, स्टे रेडियन। क्लियर करो। सर एक मिनट। चेंज करूं पेज या क्लियर करूं पेज? सर एक मिनट रुक जाओ। सर हो गया।
आप मुझे सोच के बताइए कि ये एक रॉड है और रॉड के आपने ये लेंथ देखा और ये डायमीटर देखी। अब यदि दोनों तरफ फोर्स लगा दिया जाए तो लेंथ के बारे में क्या ख्याल है? इंक्रीज होगा। और डायमीटर के बारे में क्या ख्याल है? तो डिक्रीज होगा। तो आप हुक्स लॉ तो ये लिखते हैं F बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन ये प्रोपोर्शनल देखते हैं ना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। आप माइनस डेल्टा डी बाई डी जो देखेंगे ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डेल्टा एल बाई एल के। और यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप यूज होता देखेंगे दैट इज सिग्मा। तो जो रिलेशन आपको चाहिए कभी वो ऐसे देख सकते हैं। यहां ये भी देखिएगा D 2R के बराबर होता है, डेल्टा D हो जाएगा 2 डेल R के बराबर, डेल्टा D बाई डी हो जाएगा 2 डेल R बाई 2R के बराबर, डेल R बाई R के बराबर। तो इसी तरह हम कह सकते हैं माइनस डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा L बाई एल। क्या ये रिलेशन भी समझ में आ गया? डेल्टा माइनस डेल्टा डी बाई डी तो था ही सिग्मा डेल्टा एल बाई एल, और यहां से हमने देखा माइनस डेल्टा आर बाई आर भी है सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ एक रॉड की चर्चा की जा रही है। ये लेंथ विड्थ हाइट के बदले ये जो है सिलिंड्रिकल रॉड होने के कारण डायमीटर के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो डायमीटर ही होगा, कोई ना कोई भी डायमीटर देखोगे परपेंडिकुलर होगा, तो किसी भी डायमीटर के लिए ये वैलिड है कि माइनस डेल्टा डी बाई डी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल ज्यादा होगा तो माइनस डेल्टा डी बाई डी, जितना ज्यादा बढ़ेगा लेंथ उतना ही अमाउंट में ज्यादा चेंज दिखेगा डायमीटर, डायमीटर उतने ही ज्यादा कम होगा। ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, उतना ही ज्यादा चेंज दिखेगा डायमीटर अमाउंट वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डेल्टा डी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है, तभी तो वहां हम ये। और जो एक्सपेरिमेंट से आया है और थ्योरी से भी आया है, थ्योरी से जो आया है सिग्मा का वैल्यू -1 से 1/2 के बीच है, और प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं वो सिग्मा का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच देख रहे हैं। तो ये भी मेंशन कर लीजिए। थ्योरी से सिग्मा -1 से 1/2 के बीच है, और प्रैक्टिकली सिग्मा नेगेटिव नहीं दिखा है। जो मटेरियल हमारे पास हैं अर्थ पे
उनमें सिग्मा नेगेटिव नहीं दिखा है जनरली। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लंबाई बढ़ाया और रॉड ऐसा था कि लंबाई बढ़ाया और डायमीटर भी बढ़ गई, ऐसा मटेरियल नहीं है अर्थ पे, नेगेटिव नहीं है सिग्मा किसी के लिए। लेकिन थ्योरी के हिसाब से वो नेगेटिव भी वैल्यू उसका पॉसिबल है, -1 से 1/2 आ रहा है, जबकि प्रैक्टिकली सिग्मा 0 और 1/2 के बीच में है। आप सिग्मा जो देख रहे हैं ना, ये भी मटेरियल से रिलेटेड एक आइडिया हो गया। लाइक y b eta sigma is also property of material, property of material of object. Like y, beta and eta, sigma is also property of material of object. आप ध्यान दीजिएगा ना, y, b और eta को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो डायमेंशनलेस नहीं है, उसका प्रेशर के जैसा होता है डायमेंशन। और 1 बाय बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, एक टर्म और है 1/b कंप्रेसिबिलिटी। और ईटा के लिए कुछ किताब कभी कभी कैपिटल के लिख देता है, तो घबरा मत जाइए। सिग्मा इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदलेगा तो सिग्मा बदलेगा। पेज चेंज करूं? यहां कुछ रिलेशंस हैं, इन पे मेंस में दिख गया है, पूछा गया। पहले मेडिकल पूछता था, तो आईआईटी में जनरली हम लोग कहते थे अरे नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में एक बार आ गया तो देख लो। y इक्वल्स टू रिलेशन है 9 b eta बाई 3b प्लस ईटा, या 9 के बी के लिए के यूज करता है कभी कभी, के ईटा 3k प्लस ईटा। सिग्मा के लिए देखिएगा 3k -2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। यदि एक हो जाएगा k इक्वल्स टू या b इक्वल्स टू y बाई 3 इंटू 1 प्लस
2 सिग्मा, और एक ईटा के लिए हो जाएगा y बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, y बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये कुछ रिलेशंस हैं जो कहीं यदि दिख जाता है आपको तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और एक टर्म आ जाता है जिन्हें ध्यान रखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ये लिख देते हैं 1 बाय बल्क मॉड्यूलस, या इसे लिख देते हैं 1 बाय बी, या कुछ किताब सिंबल यूज करता है 1 बाय के। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह रखिएगा। कोशिश करेंगे तो इनको डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट या तो फॉर्मूला पूछ रहा है, डेरिवेशन का तो कोई सेंस बन नहीं रहा। फिर भी आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम पे मैं डिराइव कर लूंगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको याद रखें। वो भी 40 सालों में एक बार पूछा है मेंस में, कोई ऐसा नहीं कि बार बार पूछ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट हो कि आज आप इसको याद कर ही लें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइजन रेशियो को समझिए, इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ, वो जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन है उसे कैसे लिखते हैं उसको समझिए। अलग अलग सेक्शन का ये अलग अलग हो सकता है, उसके बारे में सोचिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखते हैं उसके बारे में सोचिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग स्ट्रेस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो ध्यान रखिए। एक इसे क्लियर करूं, देखिए यहां मान लो एक बर्तन है, इसमें आपने एक स्फेयर रख दिया, अपन बचा सकते, और यहां पर एक स्फेयर। अब इसमें आपने क्या किया, वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिलअप करके इसके ऊपर में आपने एक पिस्टन लगाया, और इस पिस्टन को प्रेस करते हैं एफ फोर्स से। इसे मैं कह रहा हूं मासलेस पिस्टन। तो जब एफ फोर्स लगाएंगे, ऑफ एरिया ए कह दिया है ये मासलेस पिस्टन, तो क्या यहां पर चारों तरफ से एक प्रेशर फील करेगा ये बॉल या नहीं? यदि पिस्टन मासलेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, पानी तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं, और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या वही रहेगा या वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा?
वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। तो आप स्ट्रेस क्या लिखेंगे? स्ट्रेस लिखेंगे F/A, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है। और स्ट्रेन क्या लिखने वाले हैं? फॉर इलास्टिक सॉलिड बॉल। स्ट्रेन क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा V/V। और हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है F/A इक्वल्स टू माइनस B माइनस डेल्टा V/V। V माइनस डेल्टा V/V। अच्छा ये बताओ, जब तुम कहते हो V इक्वल्स टू 4/3πr³, तो क्या डेल्टा V/V नहीं याद आ जाएगा? 3 डेल्टा R/R। तो क्या यहां ये नहीं लिख सकते B माइनस 3 डेल्टा R/R? और यदि लिख सकते हो तो यहां से आपको चेंज इन रेडियस पता चल जाएगा। डेल्टा R का मैग्नीट्यूड छोटा हो रहा है, ये तो देख ही रहे हैं आप। F इंटू R/A इंटू P के बराबर। डेल्टा R पूछा गया था स्फीयर के लिए। तो आपने सॉल्व करते वक्त कहानी कहां से शुरू की? सॉल्व करते वक्त कहानी शुरू की कि एक प्रेशर आने पर जो स्फीयर है उसके चारों तरफ से प्रेशर बढ़ने से रेडियस कम हुआ, पहले वॉल्यूम कम हुआ, वहां इलास्टिसिटी सोचा, मींस स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उनका रिलेशन हुक्स लॉ से क्या है, और उससे फिर पहुंच गए डेल्टा R के वैल्यू तक। IIT इसे पूछ चुका है। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। यदि V का ये वैल्यू लिखना आपको दिक्कत कर रहा हो तो ये कंसेप्ट, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आगे के लिए फॉलो करिएगा। F इक्वल्स टू Kx टू द पावर A y to the power B upon z to the power C. Then for small changes, del F by F को आप लिख सकते हैं A del X by X प्लस B del Y by Y और Z के पावर माइनस C del Z by Z. When K, A, B, C are constants. यदि ABC के ये नंबर हो, कांस्टेंट हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो आप लॉग लेके डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए, देखिएगा ये रिलेशन आ जाएगा। सर आप कहेंगे मैं मान लूंगा, ऐसा क्यों सोचते हो? चलो अच्छी बात है, IIT के बच्चे हो तो ऐसा मत करो, चलो अप्लाई करो। लॉग F क्या लिख दोगे? लॉग F लिख दोगे, एक तो लॉग K प्लस A लॉग X प्लस B लॉग Y माइनस C लॉग Z। इतना तो मैथमेटिक्स का आता ही है। D ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया, D लॉग F इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, A कांस्टेंट है, D लॉग X प्लस B कांस्टेंट है, D लॉग Y माइनस C कांस्टेंट है,
डी लॉग जेड। एक काम करिए, इन सब को डी एफ से डिवाइड करिए, डी एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स से डिवाइड करिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए, डी वाई से डिवाइड करिए, डी वाई से मल्टीप्लाई करिए, डी जेड से डिवाइड करिए, डी जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आ जा रहा है वो आ जा रहा है डी एफ बाई एफ इक्वल्स टू ए डी एक्स बाई एक्स प्लस बी डी वाई बाई वाई माइनस सी डी जेड बाई जेड। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये एक कंसेप्ट है जिसे आप कभी भी चाहें यूज कर सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। ये कंसेप्ट हो गया जिसे कभी भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो जैसे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, 4 पाई आर, ये सारे 4 पाई 3 पाई ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया, आर की पावर 3 है, वो बगल में आ गया, डेल आर बाई आर। तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 3 डेल आर बाई आर, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा -3 डेल आर बाई आर। लेकिन आपको जब चाहिए अमाउंट डेल्टा आर का, मॉड ले लो, माइनस भगा दो। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। तो मैं ये उम्मीद करूं कि ये पॉइंट भी क्लियर है।